हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और हम बात कर रहे थे इतिहास की। इतिहास में हमने बहुत सारा प्राचीन भारतीय इतिहास पर डिस्कस करा हुआ है। अभी प्राचीन भारतीय इतिहास में कई बार आपने सुना है कि सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। तो सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, क्या उससे पहले किसी ने आक्रमण नहीं किया? बिल्कुल किया। किसने किया, क्या किया, कैसा किया है, सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विदेशी आक्रमण के तौर पर। तो प्राचीन भारत के समय में क्या क्या, कौन कौन से फॉरेनर्स जो है इन्वेड किए हैं इंडिया पे, किन किन ने आक्रमण किया है, वो सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, थोड़ी सी कहानी हमें समझनी पड़ेगी। हमें समझनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि समझनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, तब तो हमें चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो देखो भाई, क्या है कि उस समय का ये भारत वाला इलाका है ना। तो उस समय तो ऐसा कुछ भारत हुआ नहीं करता था, लेकिन हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ये भारत कहलाता है। ठीक है, तो इधर कुछ जगहों पे अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, इस पे भी कुछ जगहों पे कब्जा हुआ करता था। धीरे धीरे तो ये भारत इतना बड़ा हो पाया ना, ऐसा इतना इस पे शासन हो पाया उत्तर भारत के। लेकिन इन जगहों पे विदेशी आक्रांता आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? कहीं से तो आ रहे थे। तो सबसे पहले आपने सुना होगा रोमन एम्पायर, है ना, या यूनान से लोग बाग आ रहे थे। यूनानी लोग जिनको हम कह रहे हैं, इनको हम यवंस कहते हैं। यवन, है ना, यवंस। उसके पास इधर ईरान पड़ता है, तो ईरानी शासक आएंगे पहले तो, है ना। ईरानी शासक उस समय के, है ना। तो ईरानी शासक आएंगे पहले, ईरानी शासक ईरान वाले आएंगे, फिर दूर दूर से यूनान से भी आने लग जाएंगे। तो अभी शुरुआत में तो देखो यार, जो वो सिकंदर था वो यूनानी शासक हुआ करता, यानी उससे पहले ईरान से भी कुछ शासकों ने अटैक किया है। पहले भैया ये वाला हिस्सा वो ईरानी शासकों के कब्जे में हुआ करता था। कौन कौन थे, क्या थे, सब पे हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले सुनो भैया, क्या लिखा है कि मगध साम्राज्यवाद या मगध साम्राज्य के उदय के अलावा भी भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में घटित होने वाली घटना हुआ करती। क्या? मगध साम्राज्य विदेशी आक्रमण जो है उस दौरान में हुए। उस दौरान मगध साम्राज्य का उदय पूर्व में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? पूर्व साइड हो रहा था। जैसे भाई ये वाली जो जगह है, इसमें मगध तो यहाँ था ना, है ना, तो पूर्व में उदय हो रहा था। यहाँ पश्चिम साइड तो गड़बड़ चल रही थी ना। तो पश्चिम साइड क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उसमें विदेशी आक्रमण हो रहा था, उसका क्रम जारी था। विदेशी आक्रमणों से यद्यपि कोई विशेष राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। किसको? विदेशियों को। लेकिन देखो यार, आक्रमण तो करा। अच्छा, फायदा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वे भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो फायदा हो जाता, बस आए, लूटपाट करी और चल। यही हो रहा था अभी तक, है ना। सो ऐसे पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र थे उसमें विकेंद्रीकरण और राजनीतिक स्थिरता का उस समय तक अभाव हुआ करता था। मौर्यंस के पहले तक, जब मौर्य काल नहीं था उससे पहले तक, है ना। परस्पर वैमनस्य हुआ करता था। आपस में भैया लड़ाई झगड़े चल रहे हैं एक दूसरे से। क्या है? वैमनस्य है, मतलब एक दूसरे से बनती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। शक्ति के अभाव के फलस्वरूप शक्ति के अभाव के फलस्वरूप विदेशी आक्रमण का यहाँ पे क्या है, सामना किसको करना पड़ा? हम लोगों को करना पड़ा विदेशी आक्रमण। कौन कौन विदेशी आए? तो सबसे पहले आ गए भैया ईरानी आक्रमण, जिसको पारसी लोग भी कहा जाता है। ईरान से आने वाले उस समय प्राचीन काल, है ना, पारसी लोग हुआ करते थे। ये जरदरुद धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। ईरानी आक्रमण में सबसे पहले साइरस पहला शासक था जिसने आक्रमण किया। पहला विदेशी आक्रमण भारत पर ईरान के हखमनी साम्राज्य को कहा जाता है। हखमनी साम्राज्य, जो पारसी साम्राज्य भी हुआ करता था, उसने किया था। ठीक है, ये याद रखना। जिसका संस्थापक कौन था? साइरस हुआ करता था, साइरस। ठीक है। और साइरस ने 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व, अच्छा खासा 28 सालों का शासन किया है। मध्य मकरान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया। उसने बैक्ट्रिया, सीस्तान, मकरान,
कपिशा और हिंदुकुश, ये पर्वतमाला है, यहां तक के सारे क्षेत्रों को जीत लिया। किसने? साइरस ने। फिर भैया काबुल घाटी, काबुल मतलब अफगानिस्तान वाला जो लगा है, काबुल घाटी में भी उसने क्या है सफलता प्राप्त कर ली। और साइरस के इस सैनिक अभियान से हकमनी या पारसी साम्राज्य जो है उसका पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा से मिल गई। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जो हकमनी साम्राज्य की पूर्वी सीमा है वो इधर से इधर आ रहे हैं और भारत की पश्चिमी सीमा तक वो मिल गए भैया, है ना। तो जो हमारा अफगानिस्तान वाला इलाका था ना, वहां तक पूरा किसका चल रहा था? पारसी साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य चल रहा था। कब? मगध के समय तक एक प्रकार से, ठीक है, मौर्यंस। फिर भैया ईरानी आक्रमण में साइरस के बाद कौन आए? डेरियस प्रथम, या फिर इनको ही दारा प्रथम कहते हैं। जो अशोक ने अपने सारे अभिलेख वगैरह खुदवाए हैं वो दारा ही करवाता था, उसकी याद। 522 से 486 ईसा पूर्व इनका शासन रहा है। तो इन्होंने क्या है भारत पर फिर से आक्रमण किया। हमदान, नक्शे रुस्तम, ये अभिलेख है भाई साहब, है ना। इसमें डेरियस या दारा प्रथम की सिंधु विजय, सिंधु तक आ गया, ये पाकिस्तान वाला है, अभी तो अफगानिस्तान था, अब तो सिंधु तक आ गया। तो सिंधु विजय का उल्लेख मिलता है कहाँ? हमदान या नक्शे रुस्तम अभिलेख में, ठीक है। डेरियस प्रथम ने 519 से 513 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 6 सालों की बात है, कि मध्य कहां पे? सिंधु प्रदेशों पर विजय प्राप्त करी थी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और इसके अतिरिक्त पश्चिमी गांधार, कंबोज और सिंध प्रदेश पर भी डेरियस प्रथम ने क्या करा था? विजय प्राप्त करी थी। उस समय था ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मान के चलिए 544 में जब बिंबिसार हुआ कर रहे थे भाई, और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हो रहे थे, तो हर्यक वंश चल रहा था स्टाब्लिश। भारत से ईरानी साम्राज्य को हर वर्ष कितने? 360 टैनेट सोना प्राप्त होता था। इतना सोना मिल रहा है टैक्स के रूप में, तो भैया अब तो इनका प्रॉफिट होना चालू होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्षहरार्थ या क्षयार्थ जिनको बोला जाता है वो आया, ठीक है। तो ये भी अंग्ल शासक ही है, क्षयार्थ या क्षहरास। 486 से 465 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। डेरियस या दारा प्रथम का यह उत्तराधिकारी हुआ करता था, क्षहरात जिसको कहा जाता है। उसने भारतीय राज्यों पर अपनी पकड़ और मजबूत करी जारी रखी, और आक्रमण के दौरान इसने मंदिरों को तोड़ दिया, भारतीय देवताओं की पूजा करना मना करवा दी, निषिद्ध करवा दी। फिर क्या किया? जबरदस्ती इनने ईरान का जो प्रधान देवता था, ईरान में उस समय पारसी धर्म चल रहा था, पारसी धर्म में अहुर मजदा और रितम, ये दो इनके प्रमुख देवता हैं ईरान के, जिनसे प्रकृति के पूजक होते हैं ये बेसिकली, है ना। उसको आरंभ कर दिया किसने? क्षहरात ने, जबरदस्ती। और उसके कारण भारत पर डेरियस या दारा तृतीय, अगले व्यक्ति होंगे 335 से 50 ईसा पूर्व वाले, इन्होंने ईरानी आक्रमण का प्रभाव इनके समय तक रहा। फिर भैया 350 के आसपास तो फिर जब तक सिकंदर आ जाएगा, है ना। इसके उपरांत सिकंदर महान क्या है? यूनान का व्यक्ति विशेष था, शासक था। उसने क्या करा? दारा तृतीय जो इस समय है, दारा तृतीय पर आक्रमण किया और भारत को ईरान के आक्रमण से मुक्त करा दिया, ईरान को ही खत्म कर दिया उनने, उस समय के हकमनी साम्राज्य को ही खत्म कर दिया, ठीक है। फिर भैया ईरानी आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए कि इस आक्रमण से 200 वर्षों में भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कला और प्रशासनिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा अंतर दृष्टिगोचर हुआ है। क्या मतलब हुआ है कि भैया इन 200 सालों तक जब इतने शासन किया भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों पर, तो वहां पर चेंजेस तो आएंगे, उस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव तो पड़ेगा उनकी, जो फिर भारत में भी मिलेगी बाद में, है ना। सो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ईरानी सभ्यता संस्कृति का स्वरूप देखने को मिलेगा। और ईरानी आक्रमण के संभावित जो परिणाम थे वो क्या क्या थे कि भाई ईरानी आक्रमण से सीमांत प्रदेश, सीमांत मतलब वही पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दुर्दशा थी कि पोल विदेशियों के सामने खुल गई कि भाई इनकी तो हालत खराब पड़ी हुई, एकता नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? जलते हैं,
है ना, और आपस में काम नहीं होता इनका। अप्रत्यक्ष रूप से यूनानी सम्राट ने इस स्थिति से परिचित होकर क्या करा, भारत पर आक्रमण कर दिया और विजयी भी रहा। वही क्षेत्र है भाई सिंधु के पहले तो इधर तक, फिर सिकंदर भी नहीं आया था, है ना। चले, ईरानी आक्रमण से आर्थिक परिदृश्य भी प्रभावित हुआ। कैसे? भारत और ईरान में जो व्यापारिक संबंध थे वो भी दृढ़ हुए। भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन ईरानियों ने ही कराया, ये तो नहीं चलता था पहले। ठीक है, चले, ईरानी आक्रमण से ईरानी प्रशासनिक तत्वों की कुछ झलक भी हमें देखने को मिली। समावृष्टि हुई कहाँ? भारतीय प्रशासन में। इससे मौर्य शासन में ईरानी प्रशासनिक तत्वों को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया वही दारा आरा वाला जो पूरा कल्चर चल रहा था उस समय, तो उस क्षेत्र में ग्रीक आर्माइक लैंग्वेज जो चल रही थी उसका इस्तेमाल किया है अभिलेखों में अशोक ने। और ये जो संवाद करने की प्रक्रिया थी वो ईरानी शासक ही कर रहे थे, है ना। अशोक की राजाज्ञाओं की प्रस्तावना में और मेगस्थनीज की इंडिका में यह विवरण मिलता है। ईरानी आक्रमण से आरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि का भारत में विकास हुआ। ऑब्वियस सी बात है। पवित्र अग्नि जलाने की प्रथा का आविर्भाव भी हुआ, जो कहां से आई? ईरानियों से ही भारत में ली। ईरानी आक्रमण से भारतीय कला को भी प्रोत्साहन मिला। अशोक की शिलालेख खुदवाने की कला हो गई, पत्थर को चिकना बनाने की कला हो गई। अशोक स्तंभों में जो सीट्स पर चित्र घंटानुमा आकृतियां बनाता था वो भी ईरानी कला से ही प्रस्फुटित हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में अपना जो राजप्रसाद बनवाया है, राजप्रसाद मतलब राजमहल की बात चल रही है, वह पर्सिपोलिस शासक हुआ करते थे, उनके राजमहल के ढांचे पर ही तैयार किया गया था। ठीक है, इसके बाद आए कौन? ईरानी के बाद आने लग गए यूनानी लोग, सिकंदर वगैरह। ठीक है, सो यूनानी आक्रमण की अगर हम बात करें तो यूनानी आक्रमण में हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले ईरानियों के पश्चात यूनानियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक है, यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्वकर्ता कौन था? मकदूनिया का शासक फिलिप एक्चुअली फिलिप द्वितीय है ये, है ना। फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था, जिसने उस दौरान यूनान के मकदूनिया का सम्राट हुआ करता था। सिकंदर के पिता की इच्छा क्या थी? विश्व विजेता बनने की थी, लेकिन वह पूरा कर नहीं पाए, तो उनके बेटे ने क्या किया? ये जिम्मा लिया और पूरा किया। 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की आयु में ये भैया अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शासक बन जाएंगे और एशिया माइनर, भूमध्य सागर, मिस्र हो गया, फिनिशिया हो गया, ईरान हो गया, इन सारी जगहों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। विश्व विजेता ऐसे ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए 330 ईसा पूर्व में गौगमेला या अरवेला कहलाता है। इसके युद्ध में हकमनी साम्राज्य को सिकंदर ने क्या कर दिया? नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद उसका मार्ग जो है भारत विजय के लिए प्रशस्त हो गया। अब वो भारत आएगा तो भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी नहीं, हमें पता है नंदवंश चल रहा है भारत में उस समय। ठीक है, माफी चाहूंगा। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और यूनानी साम्राज्य को स्थापित किया, बाकायदा किया। मतलब पूर्व तो नहीं, ये वाला जो हमारा हिस्सा है भारत के इधर वाला, है ना। ठीक है, सो इसके आसपास ये जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहाँ से इंडस जाएगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, तो ब्यास तक रह के वापस, तो ये वाला प्रदेश जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, वहां पश्चिमोत्तर प्रांत, वहां यूनानी सभ्यता का इनने क्या कर दिया? साम्राज्य स्थापित। सिकंदर के आक्रमण से भारत में उस समय अलग अलग प्रकार के राज्य हुआ कर रहे थे भारत में। क्या क्या थे, कौन कौन से थे, इस पे डिस्कस करना है। सिकंदर के आक्रमण में के काल में भारत में बहुत सारे राज्य थे जिनकी राजनीतिक दशा बहुत खराब थी, हमें पता ही है, तभी तो वो जीत पाया। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ करता था। और यूनानी इतिहासकारों के अनुसार कौन कौन से शहर, गांव या प्रशासन हुआ करता था उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अस्पेशियन, क्या नाम है? अस्पेशियन ये राज्य हुआ करता था। इसका ईरानी शब्द से नामकरण हुआ है, कौन सा? अस्प, और संस्कृत शब्द अश्व या अश्वक बोल सकते हैं, इसके आधार पर किया गया है। यह काबुल नदी कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में। तो काबुल नदी के उत्तर के पहाड़ी भागों में अवस्थित हुआ करता था। इस राज्य का राजा जो है युअस्पला, क्या युअस्पला था। अंदक और एरिजियम इस राज्य के प्रमुख नगर हुआ करते, जिनको जीत लिया सिकंदर ने। गौर
या गुरेयंस। अस्पेशियन जो है और अस्केनियन जो है, इनके मध्य हुआ करता था गुरेयंस या गौर। ठीक है, इस परिक्षेत्र में पंचकौर, गौरी या गुरेयस नाम की नदी प्रवाहित हुआ करती थी। यही वो क्षेत्र हुआ करता था जिसको जीत लिया। अश्वक या अश्केनस, ये अश्वक या अस्मक सिंधु नदी तक फैला हुआ था। मालकंद दर्रे के पास में उत्तर की ओर मसग नामक अश्मक की राजधानी थी। अस्केनोस यहाँ का राजा हुआ करता था, जो प्रभावशाली था और सैनिक शक्ति वाला शासक हुआ करता था। आर्केस या उर्शा, यह कंबोज राज्य का भाग हुआ करता था एवं हाजरा जिले में अवस्थित हुआ करता था। आर्सकेस संस्कृत भाषा में उर्शा कहलाता है। इसका खरोष्टी अभिलेखों में कई बार प्रयोग हुआ। नेक्स्ट नीसा जो है काबुल और सिंधु नदियों के मध्य में मेरोस पर्वत की तलहटी में हुआ करता था। यहाँ का शासन कैसा था? गणतंत्रात्मक था और नीसा की स्थापना यूनानी युग उपनिवेशवादियों ने की थी। सिकंदर के आक्रमण के समय नीसा का शासक अक्कूफिस हुआ करता था। यहाँ के निवासी डायोनीसस के साथ आई हुई जातियों के वंशज हुआ करते थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तक्षशिला। ये तो हमें पता ही है, सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित हुआ करता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह स्वतंत्र राज्य बन चुका था और इससे पूर्व गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। वर्तमान में यह रावलपिंडी में आता है और तक्षशिला में वंशानुगत राजतंत्रात्मक प्रणाली के प्रचलित होने के प्रमाण मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय टेक्साइल्स या फिर बेसिलियस जगह का नाम, लोगों का नाम है, तक्षशिला का शासक हुआ करता था। बेसिलियस की मृत्यु के उपरांत ओम्फिस या फिर अम्भी यहाँ का शासक हुआ था। प्यूकेनाओटिस ये जो है काबुल से सिंध जाने वाली सड़क के पास वाले क्षेत्र पर अवस्थित हुआ करता था, जो पाकिस्तान के वर्तमान पेशावर के अंतर्गत आता है। इस राज्य की तुलना संस्कृत में पुष्करावती, बहुत नाम सुना है, पुष्कलावती से की गई है। यहाँ का शासक आस्टेन हुआ। कौन? आस्टेन, जिसे हस्ती या अष्टक भी कहा जाता था। सिकंदर के सेनापति हेफिस्टीन ने अष्टक की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है गांधारिश या चिनाव और रावी के मध्य अवस्थित छोटा सा राज्य हुआ करता था। इसके बारे में ज्यादा उल्लेख प्राप्त नहीं है। और यहाँ का शासक कौन था? पुरु हुआ करता था, जो संभवतः ज्येष्ठ पुरु से किसी तरह संबंधित था। कुछ विद्वान उसे ज्येष्ठ पुरु का भतीजा भी मानते हैं। ज्येष्ठ पुरु वही जो लड़ाई करेंगे अभी, है ना। अभिसार झेलम और चिनाव के मध्य अवस्थित था। ऐसा माना जाता है कि अभिसार कंबोज का ही अंग हुआ करता था और शासक जो था अविशेयस, जो शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ था। तक्षशिला के उत्तरी पहाड़ियों के मध्य भाग को भी प्रसिद्ध विद्वान स्ट्रेबो ने अभिसार कहा है। आंध्रस्थाई तो इंपॉर्टेंट है, क्यों? रावी नदी के तट पर बसा राज्य हुआ करता था। महाभारत में आद्विज के रूप में इसे वर्णित किया गया है। आंध्रस्थाई का प्रमुख शहर पिंपरमा हुआ करता था। ये ज्येष्ठ पूर्व है, ये मेन है पोरस वाला। ठीक है, तो वर्तमान गुजरात और शाहपुरा में अवस्थित यह राज्य झेलम और चिनाव नदियों के मध्य अवस्थित हुआ करता था। यही तो लड़ाई हुई थी ग्रेट पोरस की, किससे? सिकंदर से। ठीक है, यह अत्यधिक संपन्न, शक्तिशाली और सैनिकों से संबद्ध राज्य था। पोरस को वैदिक कालीन आर्यों की शाखा के रूप में भी माना जाता है और स्टेबो और डायोडोरस यहाँ के संबंध में अनेक उल्लेख करते हैं। सोफाइटस या सौभूति, सोफाइटस नाम एक संपन्न राज्य था जो झेलम नदी के पूर्व में अवस्थित हुआ करता था और इस राज्य पर स्वतंत्र राज्य होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। कट या करवेयाई, यह राज्य चिनाव और झेलम के मध्य अवस्थित हुआ करता था। इसकी राजधानी सांगल गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत हुआ करती थी। यहाँ पर सुंदर पुरुष को एक राजा बनाया जाता था। नेक्स्ट है ग्लेग निकाय, क्या? ग्लोग निकाय प्रदेश, है ना। ग्लोग निकाय प्रदेश छोटा सा राज्य था जिसकी जनसंख्या 5000 हुआ करती थी।
पुरु राज्य की सीमा से यह लगता हुआ था और यह चिनाव नदी के पश्चिम में स्थित हुआ। पटेलन, पटलेन या पटल इसको बोलते हैं। सिंधु के डेल्टा में यह राज्य फैला हुआ था और इस क्षेत्र की राजधानी पाटल शहर हुआ करती थी। सिकंदरकालीन मौर्यस यहाँ का शासक हुआ करता था और यहाँ की शासन व्यवस्था स्पार्टा से मिलती जुलती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेगल या फेगलास, फेगल रावी और व्यास नदियों के मध्य में बसा हुआ शहर था और शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक हुआ करती थी। फेगेलास का तत्कालीन शासक फेगलास ही हुआ करता था, भागल नाम था जिसका। अब सिकंदरकालीन अन्य राज्य जो हुआ कर रहे थे, जिसमें राज्य है सिबोई। क्या नाम है? सिबोई। इसकी अवस्थिति जो थी वो संग जिला का शेरकोट क्षेत्र हुआ करता था। इसके वर्णन या विवरण की बात करें तो राजधानी सिबीपुर या सिबीनगर हुआ करती थी। ऋग्वेद में शिव जाति यहाँ की निवासियों की ही थी। जातक कथाओं और अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख भी हुआ है। संबस या संबोस मूसिक राज्य के समीप हुआ करता था, पहाड़ी स्थलों में, और राजधानी सहवास या सिद्धिमान हुआ करती थी। मूसकों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं था। आगलसोई ये सिबियों की पड़ोसी हुआ करते थे और विशाल सेना हुआ करती थी। 40,000 पैदल और 3,000 घुड़सवार सैनिक इनके हुआ करते थे। ऑक्सीगेनोस या प्रोस्थस अवस्थिति सिंध के पश्चिम में, लरकान डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान। यहाँ की प्रजा प्रास्ती या प्रोस्तस कहलाती थी। मालन या मालव या मल्लोई इनको बोलते हैं दूसरे राज्य को। रावी नदी के निचले भाग पर दाहिने तट पर पड़िनी ने इन्हें शास्त्रीय जीवी कहा है। एक गणराज्य था जिसे शूद्रक और मालवों का संघ था। शूद्रकों और मालवों का संयुक्त राज्य हुआ करता था। चिनाव सिंधु नदी के संगम इसी स्थल पर हुआ है, मल्लोई में। शूद्रक या आक्सी इकाई झेलम और चिनाव के पास अवस्थित है। यह गणराज्य हुआ करता था, वीरता के लिए प्रसिद्ध था, सिवियों के पड़ोसी हुआ करता था। मोपिकनोश या मूसिक सिंध के विस्तृत क्षेत्र में अवस्थित, राजधानी शंकर जिले का एल्लौर स्थित, और यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या अत्यधिक थी जो प्रभावशाली थे और इन्होंने भैया लड़ा था। लौट के जब ये जा रहे थे सिकंदर, तो इस तरह युद्ध हुआ था और तीर लग गया था ऐसा कहते हैं, तो उस तीर की वजह से बाद में मृत्यु हुई, घाव नहीं भर रहा था। अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। राज्य अम्बस्ट या आवस्ट्रनोई, यह भैया मालव देश के नीचे चिनाव और सिंधु के संगम के ऊपरी प्रदेशों में अवस्थित था। सिकंदर के काल में शासन पद्धति जो हुआ करती थी गणतांत्रिक थी। चारों वर्णों के लोग यहाँ पे निवास करते थे। नेक्स्ट है सोद्रई और मसनोई। उत्तरी सिंध, बहावलपुर सिंध की सहायक नदियों के संगम पर स्थित था। राज्य सिंध नदी के दोनों ओर अवस्थित हुआ करता था। ओसोडियोई क्या है? चिनाव के तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित था और ओसोडियाई महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया ये जगह की, जो आप देख पा रहे हैं ये उस समय का भारत है, मतलब भारत तो नहीं है, आने की जगह है ये किसकी? सिकंदर के आक्रमण की जगह। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे इनने आक्रमण करके ये पहुंचे, ठीक है भाई, भारत तक, यहाँ पे ब्यास नदी तक, और इसके बाद वापस चले जाते हैं, ठीक है। कैसे क्या इनने युद्ध करे, क्या करा, ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे आप, समझ में आई गई होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही है मेरे ख्याल से इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने हालांकि डिस्कस कर तो लिया ही था ये सिकंदर की लड़ाई और पूरा का पूरा नंदवंश, और फिर तभी तो हम मौर्य पढ़े थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद के जो आक्रमण हुए हैं वो सारी चीज़ों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।